नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड डेफ में। आज अर्थात 14 नवंबर की परिक्रमा में हम करने वाले हैं भारत और विश्व से जुड़े कुछ प्रमुख रक्षा समाचारों की चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश ने लालमुनिरहाट एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन बेस बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। भारत भी इसमें सतर्क है और भारत नेपाल ने रेल ट्रांजिट संधि अपनी संशोधित की है। अब इससे इन दोनों देशों के मध्य बल्क कार्गो का आवागमन संभव हो सकेगा। ईरान में अल सुदानी गठबंधन ने चुनाव जीतकर दूसरा कार्यकाल पक्का कर लिया है। तुर्की ने भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर जो आ रहे थे उनके लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और अब उनके अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए भारत नया मार्ग खोज रहा है। बोइंग कंपनी नए मार्ग से उन हेलीकॉप्टरों को डिलीवर करेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने एक नई रक्षा संधि की है और थाईलैंड कम्बोडिया के मध्य ट्रंप की जो शांति वार्ता कराई गई थी वो शांति वार्ता 2 हफ्ते में टूट चुकी है और सीमा पर फिर गोलीबारी शुरू हो चुकी है। अब चलिए इन सब समाचारों पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालते हैं। आपको हमने मई के आसपास बताया था बांग्लादेश के जो लालमुनिरहाट एयरबेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बंद पड़ा हुआ था। अब बांग्लादेश की सेना उसको मुख्य रूप से वहाँ की एविएशन आर्मी ग्रुप जो है उसको फिर से आधुनिक बना रहा है। और यह जो लालमुनिरहाट एयरबेस है ना वो भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं उसके ठीक निकट में 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरबेस अब बड़े मिसाइल और ड्रोन संचालन का केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के एक हिस्से के रूप में एक नई राडार इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है और साथ ही तुर्की और चीन से खरीदे गए जो सैन्य ड्रोन थे उनके लिए उसके लिए यहाँ पे वे एक नया बेस तैयार कर रहे हैं। और हालांकि बांग्लादेश ने कहा है कि यह उसकी व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण की योजना का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश का यह कदम भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह लालमुनिरहाट बेस यदि पाकिस्तान बांग्लादेश को किसी तरह से समझाने में सफल रहा कि वो पाकिस्तान की राह पर चल करके भारत पे आक्रमण करे तो ये भारत के लिए संकट का पर्याय बन जाएगा। तो हालांकि आगे चल करके हम देखेंगे कि इस पर भारत क्या कर रहा है। फिर भी लालमुनिरहाट एयरबेस रंगपुर डिवीजन में स्थित है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना द्वारा बनाया गया था। यह भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 70 से 135 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हाल के जो उपग्रहों के चित्र सामने आए हैं उनसे पता चल रहा है कि यहाँ पे रनवे का नवीनीकरण, बुनियादी ढांचे का विस्तार और एक विशाल हैंगर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह हैंगर मिसाइल लॉन्च और ड्रोन संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश एयरफोर्स पुरानी रडार प्रणाली को बदलने के लिए एक आधुनिक एयर डिफेंस रडार सिस्टम यहाँ पे स्थापित कर रही है। और आशा मतलब अनुमान यह है कि यह बांग्लादेश को मल्टी लेयर डिटेक्शन ग्रिड प्रदान करेगी। यह सिस्टम हवाई और मिसाइल खतरों को ट्रैक करने में सक्षम होगा। यहाँ हाल ही में राडार के पुर्जे सड़क मार्ग से पहुँचे हैं और एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। अब मुख्य बात यहाँ पे ये है कि 26 मई 2025 को बांग्लादेश आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद्दौला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लालमुनिरहाट एयरबेस का उपयोग सैन्य सेना के लिए कभी नहीं होगा, लेकिन अब यह वादा उसका टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस निर्माण में सहायता कर रहा है और तुर्की ने अपने हवाई रक्षा सिस्टम हिसार O+ और सिपर के ड्रोन प्रदान किए हैं। तो ये अपना मेरा मानना है कि भारत को इसे चीन पाकिस्तान की घेराबंदी का हिस्सा मानते हुए अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निगरानी और अपने यहाँ पे हमले की क्षमता बढ़ाने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। 16 अक्टूबर को भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मेजर जनरल के नेतृत्व में हालांकि अपनी एक टीम ने बांग्लादेश आर्मी के साथ बकाउर जमान के साथ जा करके लालमुनिरहाट, ठाकुरगांव और नीलफामारी का दौरा किया था। फिर भी भारत को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। भारत की पूर्वोत्तर में हालांकि सेना पर्याप्त रूप से मजबूत है और अब तो उत्तर दिनाजपुर और असम में 2 नए आर्मी बेस भी बन गए हैं और साथ ही साथ त्रिपुरा का एक एयर बेस पुनर्जीवित भी किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत यहाँ पे बांग्लादेश के प्रत्येक कदम को लेकर के चौकन्ना है, लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश कब किस करवट
बैठ जाएगा, इसे कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब वह अघोषित रूप से, अनिश्चित रूप से पाकिस्तान के मार्ग पर चलने का अपना मन बना चुका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे समाचार की। इसमें भारत नेपाल ने ट्रांजिट संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन किया है, और इस संशोधन में उन्होंने लेटर ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक पत्र का आदान प्रदान किया है, जो भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर के बीच में रेल आधारित माल ढुलाई को सुगम बनाएगा, जिसमें विस्तारित परिभाषा के अंतर्गत अब बल्क कार्गो जैसे कच्चा माल भी शामिल किया गया है। और यह समझौता द्विपक्षीय बैठक में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और नेपाल के उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्री श्री अनिल कुमार सिन्हा उपस्थित थे। इस ट्रांजिट संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, जो 1978 की मूल संधि पर आधारित है। यह समझौता कोलकाता, जोगबनी और विशाखापट्टनम, सोनौली, नौतनवा जैसे प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोरों को मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच में मल्टी मॉडल व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नेपाल का तीसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाएगा। यह कदम भारत नेपाल के आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जोगबनी विराटनगर रेल लिंक अभी तक जो प्रयोग होता था वो कंटेनराइज्ड कार्गो के लिए यूज होता था, लेकिन अब बल्क कार्गो के लिए भी सीधी रेल कनेक्टिविटी इस संशोधन के बाद सक्षम हो जाएगी। इससे कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से माल सीधे नेपाल के मोरंग जिले में स्थित नेपाल कस्टम यार्ड कार्गो स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकेगा। यह संशोधन कोलकाता से जोगबनी, कोलकाता से नौतनवा और विशाखापट्टनम से नौतनवा या सोनौली कह लीजिए तक के कॉरिडोरों को लिबरलाइज करेगा, और जिससे माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी। और कार्गो की जो इस बार संशोधन में नई परिभाषा बनाई गई है, उसमें कच्चा लोहा, सीमेंट और उर्वरक जैसे सामान भी शामिल हैं। तो कुल मिला के यह कहा जाए, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह जान लीजिए कि जोगबनी विराटनगर रेल लिंक जो है वो भारत की सहायता से निर्मित है, और ये दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे 20 से 30% की जो लागत ढुलाई में खर्च होती है वो कम हो जाएगी, और इससे नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास होगा। भारत नेपाल के संबंध मजबूत होंगे, इसमें संदेह नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे नेपाल के तीसरे देशों के साथ व्यापार बहुत मजबूत होगा। तीसरा प्रमुख समाचार ये है कि तुर्की ने भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों के परिवहन को अपने हवाई क्षेत्र से आने पर रोक लगा दी। अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग भारत की सेना के लिए अंतिम 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी के लिए नया शेड्यूल तैयार कर रही है, क्योंकि तुर्की ने इन हेलीकॉप्टरों को ले जा रहे एंटोनोव विमान को अपने हवाई क्षेत्र में जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसका प्रमुख कारण तुर्की की भारत के प्रति बढ़ती खींच है। उसके अपने कर्मों के कारण, इसमें भारत ने कुछ नहीं किया था, उसके अपने कर्मों के कारण भारत और तुर्की के संबंध पहले से ही गर्त में जा रहे थे, क्योंकि भारत तो तुर्की संबंध 2019 से ही खराब चल रहे हैं, जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर मुद्दे पर कर दिया था। उसके बाद फिर मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और खुफिया सहायता भी दी, जिससे संबंध और बिगड़ गए। और पिछले माह भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह का बहिष्कार इसके विरुद्ध किया था, तो जिससे अंकारा को एक स्पष्ट संदेश जाए कि तुर्की जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ ही वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। वैसे तुर्की का यह कदम उसकी एक रणनीतिक खुराफात से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिससे तुर्की को ऐसा हो सकता है, लग रहा हो कि भारत उसके इन कदमों से कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि इसी तुर्की ने अगस्त में इस तरह के परिवहन की अनुमति दी थी, लेकिन इस बार तुर्की ने अनुमति देने में देरी की, जिससे विमान को इंग्लैंड में 1 सप्ताह रुकना पड़ा और अंततः वह अमेरिका लौट गया। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को एंटोनोव AN 124 विमान जर्मनी के लाइप्जिग से उड़ा और एरिजोना के बोइंग प्लांट से हेलीकॉप्टरों को लोड करके इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन तुर्की की अस्वीकृति के कारण यह भारत नहीं पहुंच सका। बोइंग ने आधिकारिक रूप से इसे लॉजिस्टिक मुद्दों का नाम दिया था, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह तुर्की का राजनीतिक कदम है। हम आपको बता दें कि ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए हैं, जो 2020 में अमेरिका के साथ $796 मिलियन के व्यापार के अंतर्गत खरीदे गए थे। इनमें से
22 हेलीकॉप्टर तो पहले से ही भी डिलीवर किए जा चुके हैं, और ये 3 अभी और आने थे, लेकिन इनके आने में अब विलम्ब हो रहा है। और ये पहाड़ी इलाकों में संचालन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, जो सेना की एविएशन कोर को मजबूत करेंगे। इसकी पहली खेप जुलाई 2025 में सफलतापूर्वक आ चुकी है। हालांकि अब बोइंग दक्षिण मार्ग, मतलब इटली, मिस्र और अरब प्रायद्वीप के रास्ते से, या अरब अफ्रीका, अरब सागर के रास्ते से अपनी ये डिलीवरी का प्रयास करेगी। लेकिन एक विकल्प समुद्री परिवहन का भी हो सकता है। हालांकि समुद्री मार्ग हवाई मार्ग की अपेक्षा धीमा और महंगा ज़्यादा पड़ेगा। तो अब ये बोइंग के ऊपर है कि वो कैसे व्यवस्था करते हैं, किस तरह से अपनी ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी करते हैं। अगला हमारा समाचार ये है कि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी के नेतृत्व वाली रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कोएलिशन ने 11-12 नवंबर को वहां संसदीय चुनावों में प्रारंभिक परिणामों के अनुसार अब तक सबसे अधिक सीटें प्राप्त की हैं। तो आपको बता दें कि यह इराक का 2003 के अमेरिकी आक्रमण के बाद छठवां चुनाव है जहां सिया बहुमत के कारण अभी भी प्रधानमंत्री पद सिया को ही दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण समाचार ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य एक द्विपक्षीय कॉमन सिक्योरिटी ट्रीटी के बारे में है, जहां दोनों ने साझा सुरक्षा संधि पर एक हस्ताक्षर किया, जो उनकी सुरक्षा सहयोग को विस्तार देगी। दोनों ही देश चीन को एक बढ़ता खतरा मानते हैं इस क्षेत्र में, और यह कदाचित यह बड़ा कारण है कि दोनों ने एक साझा सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है। और इससे जहाँ तक मेरा अनुमान है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच उन दोनों ने ये जो समझौता किया है, ये मुख्यतः चीन के को ही केंद्र में रख करके उन्होंने किया है। अगला एक महत्वपूर्ण समाचार ये आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी 2 हफ्ता पहले थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में शांति स्थापित करने वाला एक समझौता करवाया था, जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के दौर में उन्होंने एक बड़ा स्टेप भी माना था। लेकिन अब उनके इस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के दौर पर बड़ा कुठाराघात लगा है। अभी इसके पहले कुठाराघात उनके इस दौड़ पे लगा था जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो उन्होंने शांति समझौता करवाया था उस पर प्रहार हो गया था, क्योंकि फिलिस्तीन ने लगातार उस समझौते का उल्लंघन किया था और फिर इजराइल ने भी अटैक कर दिया। तो अब वो शांति समझौता रहा नहीं। हालांकि अभी भी वो ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो शांति समझौता बना रहे, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी परिस्थितियाँ वहाँ पे सामान्य नहीं हैं। तो थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में अक्टूबर में जो शांति संधि हुई थी वह मात्र 2 सप्ताह में धराशायी हो गई। थाईलैंड ने सोमवार को घोषणा की कि वह कुआलालंपुर को शांति समझौते को निलंबित कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने इसे अपनी शांति कूटनीति की सफलता बताया था, लेकिन यह सब समझौता पूरी तरह से संकट में है। कंबोडिया ने भी कह दिया है कि वह प्रतिबद्ध है, लेकिन बुधवार को हुई गोलीबारी में उसके एक कंबोडिया के नागरिक की मौत हो गई है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों के मध्य यह विवाद फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर और भूमि पर दावा को लेकर के दोनों देश लड़ते रहते हैं। ट्रंप ने अक्टूबर में मलेशिया यात्रा के दौरान कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाया था, और उन्होंने उस समय यह कहा भी था कि यह मेरी प्रशासन की 8वीं युद्ध समाप्ति है। हालांकि वो कितना युद्ध समाप्त करवा चुके हैं ये दुनिया जान रही है, लेकिन 8वीं युद्ध समाप्ति में 2 तो उनके शांति संधियाँ युद्ध में पुनः बदल गईं। एक तो ये थाईलैंड कंबोडिया वाली, दूसरी इजराइल और फिलिस्तीन वाली, और तीसरा भारत पाकिस्तान के मामले में जो उनका दावा था वो खोखला सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत ने उनके उस समझौते का कोई एंडोर्समेंट किया ही नहीं, कोई उनको भाव दिया ही नहीं। तो एक तरह से ये कहा गया कि ट्रंप इस पे झूठ बोल रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ एक तरफ ट्रंप शांति संधि करवा करके जाते हैं, उधर 1 महीने के भीतर ही वो दूसरी संधि उधर टूटती हुई नज़र आती है। अब एक प्रयास वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का भी कर चुके हैं, उसमें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वो दौड़ में लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो आगे इसमें सफलता प्राप्त करें, क्योंकि बराक ओबामा को भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, जबकि बराक ओबामा ने ऐसा कोई शांति का प्रयास विश्व में स्थापित करने के लिए कुछ किया नहीं था।
तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, नोबेल शांति पुरस्कार मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है, उनको मिल भी सकती है। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ये कह रहा है कि ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की यात्रा पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है, और वह बुरी दृष्टि इतनी ज़्यादा है, खराब है, कि वो समझौता इधर शांति समझौता करा के जा रहे हैं, उधर 1 महीने के अंदर अंदर वह शांति संधि टूट जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में दीजिए हमें अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 8 बजे भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ, साथ ही साथ विश्व के रक्षा समाचारों को आपके सामने रखेंगे। बने रहिए स्ट्रेट डेफ पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।